हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉन्डिंग इन कार्बन एंड द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो देखिए, सबसे पहले एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट के एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि वही एलिमेंट अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो उन फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एलोट्रॉप्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कार्बन की एलोट्रॉप्स को। कार्बन की तीन मेन एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायमंड एंड ग्रेफाइट को। डायमंड एंड ग्रेफाइट को डिस्कस करेंगे और साथ ही उन दोनों में एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम्स में रहते हैं जिसमें कि वो कंपेयर करते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट को। तो इस लेक्चर को इसी तरीके से सिंथेसाइज किया गया है कि दोनों में डिफ्रेंसिएशन भी आ जाए, कार्बन के एलोट्रॉप्स भी पढ़े जाएं और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के लिए वो भी कवर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो देखिए, स्ट्रक्चर से सबसे पहले आपको क्लियर है। देखिए, दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। अब देखिए, स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियर है कि जो डायमंड है, डायमंड में हर एक कार्बन एटम अपनी साइड से चार और कार्बन एटम से सराउंडेड है। जो डॉट्स हैं, डॉट्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द कार्बन। तो हर एक कार्बन सराउंडिंग से चार और कार्बन से घिरा हुआ है। तो देखिए, बेसिकली क्या है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मैक्सिमम ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। डायमंड के केस में क्या है कि कार्बन अपनी सभी साइड से, मतलब कि कार्बन की जो सभी वैलेंसीज हैं, कार्बन में सभी बॉन्ड्स बनी हुई हैं, 4 की 4 कोवलेंट बॉन्ड बनी हुई है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट में एक कार्बन सराउंडिंग के 3 और कार्बन से घिरा हुआ है। देखिए, कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन सिर्फ 3 और कार्बन एटम से सराउंडेड है, मींस कि कार्बन की एक वैलेंसी खाली है। कार्बन देखिए 4 बॉन्ड्स बना सकता है ना, अ टोटल ऑफ 4 बॉन्ड्स। तो ग्रेफाइट के केस में 3 बॉन्ड्स बनी हुई है, 4th बॉन्ड है वो नहीं बनी। दिस मीन्स कि ये जो 4th इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है। ग्रेफाइट के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, जबकि डायमंड के केस में देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ से क्या पता चलता है, देखिए, हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन जो डायमंड है, डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी while graphite does, or why graphite conducts electricity, or compare graphite and diamond on the basis of their electrical conductivity। तो हमेशा याद रखें कि जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और इसका रीजन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन ने सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाई हुई हैं एक ही प्लेन में।
राइट एक ही प्लेन में 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है टू मूव अबाउट द क्रिस्टल, क्योंकि वो मूव कर सकता है इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। जबकि अगर हम बात करें डायमंड की, डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही मतलब अच्छे से बहुत ही अच्छे से आप इसे ऑब्जर्व करें, राइट हमेशा अपने माइंड में इस चीज़ को ज़रूर रखें। सो दिस इज़ वन थिंग हेयर। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर को देखते ही हमें समझ में आता है दैट इन केस ऑफ डायमंड के केस में बहुत ही अच्छे वे में देखिए 4 की 4 बॉन्ड्स बनी हुई है, एक बहुत ही अच्छा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। जबकि ग्रेफाइट के केस में हमारे पास हेक्सागोनल शीट्स हैं स्ट्रक्चर में, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल शीट्स बनी हुई हैं। तो ये चीज़ याद रखें कि जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही रिजिड एंड 3 डायमेंशनल है, जबकि ग्रेफाइट में हेक्सागोनल ज्योमेट्री फॉलो होती है और वहाँ पे शीट्स हैं, ग्रेफाइट में शीट्स हैं, हेक्सागोनल शीट्स। आफ्टर दैट जो डायमंड है, डायमंड रिजिड है इसलिए इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, जबकि जो ग्रेफाइट है स्मूथ है एंड स्लिपरी है। अब देखिए हमारे पेंसिल्स में जो लेड रहता है ग्रेफाइट का ही बना है, सो इट इज़ सो स्मूथ एंड स्लिपरी। क्योंकि वो स्लिपरी है इसीलिए तो हम लिख सकते हैं। तो क्या रहता है ग्रेफाइट के केस में, आप देख सकते हैं देयर आर हेक्सागोनल शीट्स, राइट। तो जब हम पेपर पे लिखने लगते हैं पेंसिल के साथ, तो वो जो शीट है, ये जो हेक्सागोनल शीट्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं और पेंसिल का मार्क रहता है पेपर के ऊपर। देखो ना पेंसिल यूज करते हैं हम लोग पेपर पे, अगर हम पेंसिल से लिखेंगे, हम जैसे लाइन लगाएंगे लाइन वैसी लगेगी, जैसे जिस तरह से उसे घुमाएंगे पेंसिल को, राइट उस तरह से वो लिखती चले जाएगी, मतलब अपना मार्क छोड़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो हेक्सागोनल शीट्स है प्रेशर आने पे एक दूसरे पे ग्लाइड करती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रेफाइट है स्मूथ भी है स्लिपरी भी है। इसके स्लिपरी होने के कारण वो जो पेंसिल है उसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखें, राइट। आफ्टर दैट और हम क्या कह सकते हैं कि जो डायमंड्स हैं, डायमंड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो है वो चीप है, राइट। आफ्टर दैट और हम क्या चीज़ याद रख सकते हैं कि जो डायमंड है उसे आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर लिया जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सिंथेसाइज कर लेते हैं डायमंड्स को, आर्टिफिशियल डायमंड्स रहते हैं। लेकिन क्या फ़र्क है कि जो ओरिजिनल जो नेचुरली अकरिंग डायमंड है उसका साइज बिगर रहता है, जबकि जो सिंथेसाइज्ड डायमंड्स हैं उनका साइज बहुत छोटा रहता है। साइज का फ़र्क आता है, अदरवाइज अच्छे से सिंथेसाइज किया हुआ डायमंड हम मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक सिंथेसाइज्ड एंड ओरिजिनल डायमंड में, सिर्फ साइज का फर्क आएगा, अदरवाइज जो चमक है उसकी वो भी वैसी ही रहती है। फर्दरमोर जो डायमंड की चमक है कि वो इतना ग्लिटर क्यों करता है, जो भी उसका ग्लिटर है, जो उसकी ब्रिलियंस है डायमंड की, उसका कारण है कि उसकी कटिंग्स। आप देखते हैं ना डायमंड्स की, जब भी हम डायमंड्स को देखते हैं तो डायमंड्स में एक स्पेसिफिक कटिंग रहती है, उस कटिंग की वजह से जो डायमंड है बहुत ही ज़्यादा शाइनी रहता है, राइट। तो ये है उसकी कटिंग्स है उसका रीज़न कि डायमंड की इतनी ब्रिलियंस क्यों है, इतना स्पार्कल क्यों है डायमंड में। सो देयर इज़ अ फिजिक्स का एक फिनोमिना लाई करता है इसके पीछे, डायमंड के स्पार्कल करने के पीछे। तो बेसिकली अभी इतना ही याद रखें कि जो डायमंड है उसकी स्पेशल कटिंग्स है जिसकी वजह से वो बहुत ही चमकदार है, वो बहुत ही उसमें बहुत अच्छी ब्रिलियंस है, इट हैज़ दैट स्पार्क है, उसमें स्पार्कल है उसमें, राइट। जबकि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हमें पता है ग्रे स्टोन पे रहता है, डल अपीयरेंस है इसका उसके कंपैरिजन में, राइट। तो देखिए इस तरह से इन दोनों को, ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों को डिस्कस करते करते हमारे पास इनका एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन रेडी हो जाता है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये भी आ जाता है दैट राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड डायमंड के डिफरेंसेस लिखिए। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है जबकि जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। यहाँ पे इनका जो आंसर है वो यही है कि जो कार्बन है, हर एक कार्बन डायमंड में बॉन्डेड है टू 4 अदर कार्बन एटम्स, लेकिन ग्रेफाइट के केस में हर एक कार्बन सिर्फ और सिर्फ 3 और कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। इस वजह से डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जबकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है।
और इसी वजह से ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जबकि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। After that, a new family of carbon allotrope is fullerene. इसमें क्लस्टर रहता है कार्बन एटम्स का। एग्जाम्पल के लिए आपके पास है C32, C50, C60, C70, C84 एंड सो ऑन। तो देखिए कितने सारे कार्बन्स का क्लस्टर है। वी आर हैविंग 32 कार्बन्स, 50 कार्बन्स, दे ऑल मेक अ क्लस्टर, राइट। अब देखिए ये बनता कैसे है। इट इज मेड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम और आर्गन। इनर्ट गैस की प्रेजेंस में, मीन्स नोबल गैस हो, हीलियम या आर्गन जैसी, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक आर्क में अगर ग्रेफाइट को हीट किया जाए तो ग्रेफाइट किस में बदल जाएगा? फुलरीन में। जो सबसे पहले फुलरीन आइडेंटिफाई हुआ था दैट वाज बकमिंस्टर फुलरीन, दैट इज C60, राइट। और ये आपके जैसे एग्जाम्स रहते हैं ना ओलंपियाड्स वगैरह, उनमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो C60 है उसका नाम बताइए क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन, देन यू विल से, या फिर सबसे पहले कौन सा फुलरीन आइडेंटिफाई हुआ था, देन इट विल बी C60। तो ये जो C60 है इसकी शेप बिल्कुल एक स्फीयर के जैसी है। इट्स अ परफेक्ट स्फीयर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे इनफॉर्मली नाम क्या दे दिया गया? बकी बॉल्स। तो C60 को बकी बॉल्स भी कहा जाता है। इट इज एन इनफॉर्मल वे, ये इसका इनफॉर्मल नेम है। फॉर्मल जो इसका नेम है वो यही है, बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये चीज़ याद रखें। फुलरीन्स के बारे में अभी आपके लिए बस इतना ही है कि ये एक नई क्लास है टू द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बनता किससे है? ग्रेफाइट से। जब ग्रेफाइट को हीट किया जाए इलेक्ट्रिक आर्क में, और एटमॉस्फेयर कैसा रहना चाहिए? वहाँ पे नोबल गैसेस होनी चाहिए, हीलियम या फिर आर्गन जैसी, राइट। सबसे पहले कौन सा एलोट्रोप आइडेंटिफाई हुआ था? बकमिंस्टर फुलरीन, दैट C60, राइट। परफेक्ट स्फीयर की शेप है, इट इज हैविंग अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो इनफॉर्मली इसे बकी बॉल्स भी कहा जाता है। तो ये है, यहाँ पे हमारे पास 3 एलोट्रोप्स हैं यहाँ पे कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। इन तीनों को हमेशा ही अच्छे से याद रखें। तो बहुत ही इजी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का।